नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का आपकी लाइव में स्वागत करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइम सीरीज टॉपिक का वीडियो बनाया था। उन्हीं टॉपिक को देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, जो कि टाइम सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हमारा टाइम सीरीज़। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। कालजनिक संगठक जो अल्प अवधि में पूर्वानुगत के प्रयुक्त होता है। अल्प अवधि बोला दोस्तों, पहला है प्रवृत्ति, मौसमी, चक्रीय और अनियमित। तो जब भी अल्प अवधि की बात आएगी, शॉर्ट टर्म की बात आएगी, तो हम सबसे शॉर्ट टर्म लेते हैं। उसका आंसर होगा फिर मौसमी। ठीक है, तो कौन सा संगठक छोटा है? अच्छा, यहाँ पे अगर दीर्घ अवधि होता तो लॉन्ग टर्म, तो क्या रहता मैं प्रवृत्ति यानी ट्रेंड। ठीक है, तो ये चीज़ लगेगा। अल्प है तो मौसमी है, और दीर्घ है तो प्रवृत्ति है। चक्रीय ना तो अल्प में आता है ना दीर्घ में आता है, क्योंकि बीच का होता है संवेदनशील। बट दोनों ही आगे, वैसे चक्रीय है ना, ये भी अल्प का ही होता है, पर जब दोनों आ जाए तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? मौसमी को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, योगात्मक प्रतिरूप में संगठनों का माप होता है धनात्मक, ऋणात्मक, निरपेक्ष और प्लस। तो जब भी हम एडिटिव मॉडल की बात करते हैं, एडिटिव मॉडल, तो वाई इज इक्वल टू व्हाट? ट्रेंड प्लस साइक्लिक प्लस सीजनल प्लस रिलेटिव। सभी वैल्यू ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। ये हमेशा रखना है निरपेक्ष होती है, मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ये अपने आप एक मॉडुलस वैल्यूज होती है। ये चीज़ समझने की लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मौसमी सूचकांकों को गणना के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने भी बताया था मेरे पहले। जब भी मैं मौसमी सूचकांकों की बात करूँगा, यानी सीजनल वेरिएशंस में, तो कौन कौन सा है? पहला है मुक्त स्थिति, दूसरा चल माध्य, एक मूल्यानुपात और अनुक्रम। तो जितने भी सीजनल वेरिएशंस के आपको मैंने मेथड बताए थे, वो सभी के हम मूल्यानुपात, मतलब रेशियो टू ट्रेंड, रेशियो टू है, रेशियो टू ट्रेंड, रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू लिंक रिलेटिव। ये सब मेथड कौन सा है? रेशियो टू, यानी मूल्यानुपात विधि से हम इनको निकालते हैं। चलिए अगले चलते हैं। देखो, काल श्रेणी के योगात्मक प्रतिरूप की मान्यता क्या? ये जो संगठक है वो समान संगठक में रहते हैं। दूसरा, समस्त संगठक स्वतंत्र है। तीसरा, गुणनफल बराबर होता है। उपरोक्त में कौन है? तो सबसे बेस्ट कौन सी ये है? अतः काल श्रेणी के सभी जो संगठक हैं वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्वतंत्र होता है, मतलब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, दे ऑल आर दी इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, और इनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। एक काल श्रेणी के निम्न में से संभावित कौन सा प्रवृत्ति संगठक है? ठीक है, प्रवृत्ति मतलब लॉन्ग टर्म। छुट्टियाँ नहीं, ये शॉर्ट टर्म होगा। दावे नहीं, अवसाद डिप्रेशन नहीं, और ये होगा जनसंख्या वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि क्या है? लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा भैया? जनसंख्या वृद्धि। ये 1 साल में 2 साल में नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देते हैं। एक फुटकर व्यापारी को यह पता लगता है कि दीपावली त्यौहार में बिक्री बढ़ जाती है, तो दीपावली तत्व है तो कौन सा है? ट्रेंड, इरेगुलर, मौसमी या चक्रीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये मौसमी संगठक इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी या से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंकों के विश्लेषण के लिए काल श्रेणी का प्रयोग किया जाता है विभिन्न समयावधि के लिए, विभिन्न कंपनियों के लिए, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो
समंगों का विश्लेषण करना है। तो काल से विषयों का उपयोग किया जाता है किसके लिए? विभिन्न समयावधियों के लिए। अलग अलग समयावधि में क्या क्या बदलाव हुआ, तो हम बात शुरू कर रहे हैं वेन एवर वी अरेंज रिटर्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइम के अनुसार। तो ये विभिन्न समयावधियों के लिए है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। काल श्रेणी को परिभाषित किया जाता है, तो y इक्वल टू वॉट? एफ टी। ये मैंने आपको बताया भी था शुरू से ही। जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्वतंत्र चर के रूप में कौन होता है? समय। और जो भी चर दूसरा है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे पॉपुलेशन हो, ये सभी क्या होते हैं आपके? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इक्वल टू एफ टी क्या होगा? इसको परिभाषित। आगे देखते हैं। प्रथम और द्वितीय तिमाही में मौसमी सूचकांक 98 और 90 है। ठीक है साहब। प्रथम तिमाही बिक्री कितनी है? 10,000। तो द्वितीय तिमाही में कितने रुपए का माल स्टॉक होगा? देखो 98 तो कितना है, हमें निकालना द्वितीय तिमाही के लिए। 98 इंटू 10,000 मैनिपुलेट कर लीजिए, कट रहा है तो काट लीजिए। 49, ये 45, ये 49, यानी 45,000 रुपये। 4,50,50 के डिवाइड में। अब जब आप डिवाइड देंगे तो इसका लगभग हो जाएगा 9184। अब देखो ये दो तो कैंसिल हो गए, क्योंकि मान हमेशा एक जो भी है ये एक से कम होना चाहिए, मतलब 10,000 से ऊपर तो दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखेंगे 49 में हम 45 का भाग देंगे तो लगभग 9 बार जाएगा, सीधी सी बात दिख रहा है। तो इसका आंसर 9184 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे चलते हैं। यदि समीशन एक्स 0 है और ओरिजिनल वैल्यू 2008 को ले रहे हैं, समीशन वाई पता है, समीशन एक्स वाई पता है, समीशन एक्स वाई पता है, तो 2012 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता वाई इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक्स। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, मेरे पिछले वीडियो देखिएगा टाइम सीरीज़ का। मैंने बताया था ए का मान क्या होता है भैया? समीशन वाई अपॉन, अगर मैं यहाँ पे पूरे में समीशन कर दूँ तो ए का मान समीशन वाई अपॉन एन होता है। तो समीशन वाई पता है मुझे 4700 बटे एन कितना है भैया? ओके, एन इसमें नहीं पता, तो हम मान के चलेंगे एन जो है वो 2008 से लेके 2012 निकालना है। तो एन का मान हम है ही नहीं, तो ये डेटा इनसफिशिएंट में है, तो इसका आंसर होगा नॉन उपयोग। देखो ध्यान रखना, डेटा कई बार इनसफिशिएंट भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम क्या, इसका आंसर नन ऑफ दीज देना होगा कि इसमें कमी क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको एन नहीं पता है। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही है एन 7 है, समीशन वाई पता है, समीशन एक्स पता है, समीशन एक्स है और समीशन एक्स को समीशन क्या होगा? तो मैंने बताया ए का मान क्या था? समीशन वाई अपॉन एन, ये था ना मैंने। तो समीशन वाई कितना है भैया? 5000 बटे 7। आगे क्या है? तो कितनी बार गया ये? 5 बटे 7, 50, 7, 49, 1 0 1, फिर आपके पास बच गया 3 0 4 714 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ये इसका आंसर ये तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अच्छा, बी का मान निकाला था। बी क्या बताया था मैंने आपको? बी का मान क्या था? समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स वाई पता है आपको कितना है? 2240 अपॉन 140। तो देखो 2240 अपन 140 करें, सॉरी 2240 अपॉन 140 कितना है? कैंसिल कर देते हैं।
ये 7 और 112 में 7 का भाग दो तो इतना बड़ा नंबर तो मिलेगा नहीं कहीं भी, तो उसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना एक का मान होता है समेशन वाई अपन एन और एक्स का मान होता है बी का मान होता है समेशन एक्स वाई अपन समेशन एक्स स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको वो बहुत काम की ही ये ध्यान रखिएगा इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास ये गिवन है और ओरिजिन ईयर आपको हो जाएगा 2003, तो 2002 का मूल्य क्या होगा। अच्छा, ओरिजिन ईयर पे 0 मान होता है -1, ये तो होगा 2002 निकलना है, तो उस इक्वेशन में यहाँ पे -1 रख दीजिए बस। 44.5 माइनस 1.86 इंटू -1, आप घटा दीजिए एक, तो इनमें से कोई भी आंसर 44 है, इसका आंसर 20। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। लगातार बनने आपको भी लगे इसी प्रकार, धन्यवाद।